आज मोनिका ने नहाते समय अपने बालों को अच्छी तरह धोया और बालों को खुला छोड़ने के बाद उसने आसमानी रंग का सूट पहना। वह आईने में अपना चेहरा निहारने लगी। सामने से आती हुई रोशनी जब मोनिका के चेहरे पर पड़ी तो उसके चेहरे की चमक और बढ़ गई। अपनी सूरत पर खुद ही फिदा हो गई थी। मोनिका भले ही मोनिका की उम्र 30 साल की हो गई थी, मगर वह अब भी देखने में एकदम जवान, सेक्सी और खूबसूरत थी। मोनिका का लंबा कद, गोरा रंग और तीखी नाक उसे एक अफगानी औरत सा लुक देते थे। उसकी छाती सिड्डोल और कसावट लिए हुई थी और पतली कमर वाली मोनिका जब चलती थी तो कस्बे के लोग उसके उभरे हुए अंगों को आगे पीछे से ताड़ते नजर आते थे। पर इतना होने के बाद भी मोनिका की खूबसूरती भोगने वाला कोई नहीं था। वह रात को तन्हा बिस्तर पर लेटती तो अकेलेपन के चलते उसे देर तक नींद नहीं आती थी। उसका मन चाहता था कि कोई मर्द उसे अपनी बाहों में जकड़ ले और बेतहाशा चूमे, पर उसे करवटों से ही संतोष करना पड़ता था। मोनिका की जिंदगी में यह सुख आया जरूर था, पर ठहर ना सका था। दरअसल मोनिका महज 20 साल की थी तभी उसे पास के ही एक गांव के 30 साल के अनूप नाम के लड़के के साथ ब्याह दिया गया था। अनूप सिर्फ नाम से ही अनूप था। पैसों के नाम पर उसके पास ज्यादा कुछ ना था। वह पास के शहर में मजदूरी करने जाता था, पर कभी भी उसका मन शहर में नहीं लगा। वह कभी दूसरे दिन तो कभी तीसरे दिन गांव वापस आ जाता था। पहल तो मोनिका ने अनूप को दबी जबान में समझाने वाले लहजे में कहा कि माना कि उन दोनों का ब्याह हुआ है और उसे मोनिका से मोहब्बत है, पर शहर से इतनी जल्दी आना ठीक नहीं, क्योंकि आने जाने में खर्च होता है। उसे छुट्टी लेनी पड़ती है और फिर शहर के काम और मजदूरी का भी नुकसान होता है। इसके अलावा मम्मी पापा भी क्या कहते होंगे कि ब्याह के बाद तो अनूप एकदम जोरू का गुलाम ही हो गया है। पर अनूप पर मोनिका की बातों का कोई असर नहीं होता था। वह मोनिका को दोपहर में ही पकड़ लेता था और उसके नाजुक अंगों से तब तक खेलता था जब तक उसका मन भर नहीं जाता था। जिस्म की भूख पूरी हो जाने के बाद अनूप हाथ मुंह धोकर गांव घूमने निकल जाता था और फिर देर रात को ही वापस आता था। मम्मी पापा की डांट का तो उस पर कोई असर होता ही नहीं था। बेचारी भोली भाली मोनिका तो समझती थी कि अनूप उसकी मोहब्बत के चलते गांव में आता है, पर उसे तो आस पड़ोस की औरतों ने बताया था कि अनूप का एक दूसरी औरत से चक्कर चल रहा है, इसीलिए मोनिका थोड़ा सचेत रहे। मोनिका को भला अनूप के खिलाफ कही गई बातों पर कब यकीन होने वाला था। पर उस दिन जब मोनिका अनूप की कमीज साफ करने से पहले जेबें टटोल रही थी, तब उसे कागज का एक टुकड़ा मिला जो असल में एक औरत की तस्वीर थी। अब तो मोनिका परेशान हो गई थी। बड़ी बेशर्मी से अनूप ने पूछताछ में कबूल भी कर लिया था कि गांव की एक औरत से उसका नाजायज रिश्ता है, और ऐसा कहते हुए अनूप के चेहरे पर मर्दाना ऐंठन थी। अनूप ने मोनिका से यह भी कहा कि उसका यह रिश्ता कई सालों से है और वह उस औरत को किसी भी हाल में छोड़ नहीं पाएगा। उस दिन तो मोनिका ने यह बात बर्दाश्त कर ली थी, पर समय बीतने के साथ अनूप अपने नाजायज रिश्ते में कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लगा था और शहर की मजदूरी भी छोड़ दी। तब मोनिका ने मम्मी पापा और अनूप के सामने ऐतराज जताया। अनूप अपनी घरवाली के इस तरह के विरोध के लिए तैयार नहीं था। उसने गुस्से में मोनिका को खूब मारा और बाद में तलाक 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 बोलकर उसे घर से निकाल दिया। बेचारी मोनिका उस समय पेट से हो चुकी थी
उसने अनूप और उसके माँ बाप से गुहार भी लगाई पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब मोनिका के पास मायके वापस आने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोनिका के मायके में सिर्फ उसकी अम्मी ही थी। अब्बू की मौत तो पहले ही हो चुकी थी। एक औरत के लिए उसके मायके के दरवाजे हमेशा ही खुले रहते हैं। मोनिका के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह अब अपने मायके में ही रहने लगी थी और समय आने पर उसने एक बेटे को जन्म दिया। घर का खर्च बढ़ गया था। मोनिका की माँ सिलाई का काम करके घर का खर्चा चलाती थी। मोनिका भी उनका हाथ बटाने लगी। अम्मी ने उसे सिलाई और रेशमी कपड़े पर महीन कढ़ाई के खूब गुण सिखाए। मोनिका भी कढ़ाई का काम में खूब मन लगाई थी। रंगीन फूल बूटे तो ऐसे काटती कि देखते ही बनते थे। काम धाम थोड़ा ठीक चलने लगा तो अचानक ही मोनिका की अम्मी का इंतकाल हो गया। बेचारी मोनिका और उसका 5 साल का बेटा आदिल अब इस घर में अकेले रह गए थे। ना जाने कितने इम्तिहान बाकी है मेरे। मोनिका मन ही मन बुदबुदाती और हंसी छलकाती। वह छोटा बच्चा ही मोनिका की जिंदगी का एकमात्र उम्मीद था जिसके सहारे वह समय काट देती। पर यह सब इतना आसान नहीं होने वाला था। धीरे धीरे मोनिका की दूसरी शादी के लिए उस पर आस पड़ोस के लोगों और उम्रदराज मर्दों का दबाव बनने लगा। पर मोनिका ने शादी की हर बात को सिरे से ही खारिज कर दिया था। जब एक बार मेरे मर्द ने मुझसे बेवफाई की तो दूसरी बार ऐसा नहीं होगा इसका क्या भरोसा है। मोनिका की आवाज में दर्द छलकता था। घर का खर्च चलाने के लिए मोनिका ने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया था। वह बाजार से थोक रेट वाली दुकान से कपड़े खरीद कर लाती और उन पर रंग बिरंगे व सुनहरे धागों से कढ़ाई करती और ऐसा करके उसने कई मेजपोश, आईने के कवर और चुंदरी तैयार कर ली थी। यह सारे सामान अगर बिक जाते तो मोनिका को कुछ पैसे जरूर मिल जाते और आमदनी का एक सिलसिला भी चल निकलता। इस काम के लिए मोनिका कस्बे के एक दुकानदार रफीक के पास पहुंची। रफीक के साथ उस गांव का एक पंडित भी बैठा था जिसे कस्बे के लोग बड़े पंडित जी कहते थे। बड़े पंडित जी थे बड़े ही एक नंबर के औरतखोर। कस्बे की गरीब और जरूरतमंद औरतों को घूरना और नाजायज रिश्ते बनाना उनका पसंदीदा काम था। रफीक से बड़े पंडित जी की अच्छी बनती थी। उसने मोनिका को बैठाया और उसके आने का सबब पूछने लगा। उसकी नजरें बातों बातों में ही मोनिका के जिस्म को टिटोलने लगी थी। मोनिका के उभरे सीने को देखकर रफीक के मुंह में पानी आ गया था और वह मन ही मन मोनिका के जिस्म को भोगने के सपने देखने लगा था। रफीक समझ गया था कि मोनिका एक जरूरतमंद औरत है और उसे अपने कब्जे में कर पाना बहुत आसान होगा। इसीलिए उसने मोनिका से कहा, आप चिंता बिल्कुल मत करो। आपका बनाया हुआ सारा सामान हमारी दुकान पर छोड़ जाया करो। हम उसे बेचकर वाजिब दाम दे दिया करेंगे। बड़े पंडित जी भी चुपचाप बैठे हुए मोनिका के जिस्म के उतार चढ़ाव का मुआयना कर रहे थे। रफीक की बात सुनकर मोनिका मन ही मन बहुत खुश हो गई थी। उसने रफीक को शुक्रिया कहा और घर आकर कढ़ाई का काम और भी तेजी से करने लगी। कुछ ही दिनों में मोनिका ने बाजार से खरीदी हुई एक सादा चुंदरी पर कढ़ाई करके उसे और भी खूबसूरत बना दिया था। अपना काढ़ा हुआ सामान लेकर मोनिका रफीक के पास गई। रफीक मोनिका को देखकर फिर से खूब मीठी बातें करने लगा और बातों बातों में मोनिका के जिस्म को छूने की कोशिश भी कर लेता था। रफीक की ऐसी हरकतों से मोनिका परेशान तो महसूस कर रही थी, पर इस समय उसकी मजबूरी थी क्योंकि कस्बे में रफीक की ही ऐसी दुकान थी जो खूब चलती थी और फिर शहर में कई बड़े दुकानदारों से रफीक की अच्छी
पहचान थी। रफीक चाहे तो मोनिका का धंधा चुटकियों में पनपा सकता था। ऐसा सोचकर मोनिका खामोश थी, पर उसने अपने जिस्म को समेटते हुए दुपट्टे को अपने जिस्म पर कसकर लपेट लिया था। रफीक ने मोनिका को एक हफ्ते के बाद आने को कहा, पर मोनिका को तो यह एक हफ्ता बहुत लग रहा था, इसीलिए वह 5वें दिन ही रफीक के पास पहुंच गई थी। रफीक उस समय अपनी दुकान पर बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था। पास ही बड़े पंडित जी भी बैठे हुए मोबाइल में रील देख रहे थे। मोनिका को देखकर रफीक खुश हो गया। ऐसा लगा कि आज वह उसका पहले से इंतजार कर रहा था। रफीक ने मोनिका को एक स्टूल पर बैठाया। मोनिका ने कुछ कहना चाहा, पर रफीक ने अनसुना कर दिया और दुकान के अंदर चला गया। वापसी में उसके हाथों में चाय के 2 गिलास थे। लो, पहले तुम चाय पियो मोनिका। रफीक ने चाय आगे बढ़ाई। पहले तो मोनिका थोड़ा हिचकी, पर रफीक के बार बार कहने पर उसने चाय ले ली और छोटे छोटे घूंट भरने लगी। बड़े पंडित जी भी मोनिका को चाय पीते देख रहे थे। चाय पीने के बाद मोनिका बात शुरू करने जा ही रही थी कि उसका सिर भारी होने लगा और आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। मोनिका अपने आप पर काबू ना रख सकी और बेहोश होकर एक और लुढ़क गई। रफीक को तो इसी पल का इंतजार था। उसने तुरंत अपनी दुकान का शटर अंदर से बंद कर लिया। बेहोश मोनिका को निहारते हुए रफीक ने मोनिका की सलवार का नाड़ा खोलकर एक और फेंक दिया और फिर कुर्ता भी उतार फेंका। रफीक मोनिका के जिस्म को देखकर पागल हो उठा था। वह कभी मोनिका के निढाल जिस्म को अपनी बाहों में कसता तो कभी मोनिका के अंगों पर अपने होंठ रगड़ने लगता। रफीक पर हवस का भूत बहुत हावी हो चुका था और फिर जल्दी से उसने अपने भी कपड़े उतार फेंके और फिर मोनिका के कोमल जिस्म पर हावी हो गया। उस दौरान बड़े पंडित जी अपने मोबाइल में यह सारा गंदा काम कैद करते रहे। रफीक के हटने के बाद बड़े पंडित जी ने भी अपने कपड़े उतार फेंके और मोनिका के जिस्म का मजा लेने लगे। मोनिका के साथ कई बार गंदा काम करने के बाद उसके बदन को रफीक अपने मोबाइल में कैद करना नहीं भूला था। जब मोनिका को होश आया तब रफीक उसके पैरों के पास बैठा हुआ था और अपने मोबाइल पर वही वीडियो देख रहा था। मोनिका को समझते देर नहीं लगी कि उसकी इज्जत लुट चुकी है। रफीक और बड़े पंडित जी की निगाहें मोनिका को पहले से ही ठीक नहीं लग रही थी, पर उसकी मजबूरी और गरीबी उसे आज इस हाल में ले आई थी कि इन दोनों भेड़ियों ने उसके साथ मुंह काला करके कहीं का नहीं छोड़ा था। मोनिका ने भारी मन से अपने कपड़े पहने। उसके मन में तूफान सा चल रहा था। उसकी आबरू लुट चुकी थी। अब उसे दुनिया में सिर्फ खुद खुशी कर लेने के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। दरिंदों ने इस तरह उसके जिस्म को नोचा था कि उसकी हर नस दर्द हो रही थी। पर अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा? वह किसके सहारे रहेगा? अपने 5 साल के बच्चे आदिल का ख्याल आते ही मोनिका ने तुरंत अपना फैसला बदल लिया। वह गुस्से में अपने घर पहुंची और बाल्टी भर भर कर नहाने लगी। मोनिका के मासूम बच्चे को भला क्या पता था कि उसकी अम्मी पर क्या गुजरी है। इस घटना को 3 दिन ही गुजरे थे कि मोनिका के पास रफीक आया और अपने मोबाइल की तरफ इशारा करके उससे आज फिर हम बिस्तर होने की मांग की और ऐसा ना करने पर उसे पूरे कस्बे में बदनाम कर देने की धमकी दे डाली। साथ ही उसके धंधे को भी खत्म कर देने की बात कही। मोनिका आंसुओं में डूब गई, क्योंकि अब तो रफीक और बड़े पंडित जी उसे
उसकी वीडियो का डर दिखाकर ना जाने कितने दिनों तक हम बिस्तर की मांग करते रहेंगे। यह सोचकर वह परेशान हो उठी, पर अगले पल ही उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी, और वह उम्मीद की किरण थी कानून और पुलिस। मोनिका ने कोठरी में ताला लगाया और पुलिस चौकी पहुंच गई। वह पुलिस को आपत्ति सुनाते हुए रफीक और बड़े पंडित जी को गिरफ्तार करने की मांग करने लगी। पुलिस वालों ने चटकारे लेकर उसकी कहानी को एक नहीं बल्कि कई बार सुना, पर रिपोर्ट नहीं लिखी, और तो और उससे यह भी कहा कि वे कैसे भरोसा करे कि उसका रेप हुआ है, और मोनिका से सबूत दिखाने को कहा गया। बेचारी मोनिका शर्म से गड़ गई और बिना कुछ कहे वापस आने लगी। मोनिका पुलिस चौकी से बाहर निकली तो उसे पीछे से किसी ने आवाज दी। वह एक 35 साल का नौजवान था। उस नौजवान ने बताया कि वह इसी कस्बे का एक दलित जाति का नौजवान धनुष है, जो बचपन से ही फिल्मों में जाना चाहता था और शौक के चलते कस्बे में होने वाले ड्रामों और नाटकों में भाग लिया करता था। पर बड़े पंडित जी को यह कतई मंजूर नहीं था कि कोई पिछली जाति का ऊंची जाति के बनाए गए मंच पर आए और उनके साथ उठे बैठे। इसीलिए बड़े पंडित जी ने धनुष को बुलाकर नाटक में भाग लेने से मना किया। पर धनुष को तो एक्टिंग का शौक था और कस्बे के लोग भी उसे पसंद करते थे, इसीलिए उसने एक्टिंग को जारी रखा। उसकी इस बात से बड़े पंडित जी चिढ़ गए और अपने आदमी द्वारा धनुष की 16 साल की बहन को उठवा लिया, उसके साथ रेप किया और उसकी वीडियो बनाकर धनुष की बहन को ब्लैकमेल करने लगे। बाद में परेशान होकर उसकी बहन ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। मोनिका और धनुष चलते चलते हुए पुलिस चौकी से काफी दूर निकल गए थे। मोनिका धनुष की बात तो सुन रही थी, पर यह समझ नहीं पाई थी कि वह उसे यह सब क्यों बता रहा है। धनुष ने उसको आगे बताया कि उसे एक ऐसी औरत की तलाश है जो थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हुए रफीक और बड़े पंडित जी के खिलाफ पुख्ता सबूत जमा कर सके। पर मुझे तो सिलाई कढ़ाई और खाना बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। ऐसे में बदला लेने जैसी बात तो मैं सोच भी नहीं सकती, मोनिका ने कहा, जिसके बदले में धनुष ने उसे अपना मोबाइल दिखाते हुए कहा कि मोनिका तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, वह उसे सब कुछ सिखा देगा, बस उसे एक नाटक खेलना होगा। मोनिका ने उन खतरनाक और गंदे किरदार वाले लोगों से किसी भी तरह का बदला लेने से इनकार कर दिया तो धनुष ने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि तब तो वे लोग उसे जिंदगी भर यूं ही परेशान करते रहेंगे और उसके जिस्म से खिलवाड़ भी करते रहेंगे। यह बात मोनिका को समझ में आ गई थी, इसीलिए उसने हाँ में सर हिला दिया। 2-3 दिन बीतने के बाद धनुष मोनिका के घर पहुंचा। धनुष ने उससे कहा, देखो मोनिका, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास तुम्हारी वीडियो और फोटो है। इसीलिए अब तुम्हें मोबाइल की कुछ तकनीकी सीखनी होगी और तुम अब वह करो जो मैं तुम्हें बताता हूँ। धनुष ने मोनिका को एक प्लान बताया, जिसे सुनकर मोनिका की आंखें हैरत से फैलती चली गई। उस दिन दोपहर में जब मोनिका बाजार से आ रही थी, तब रफीक ने उसे फिर से घेर लिया और आज उसकी दुकान पर आकर शाम को रंगीन बनाने की बात कहने लगा, जिसके बदले में मोनिका ने संकोचित होते हुए हाँ कर दी। शाम को 7 बजे वह रफीक की दुकान पर पहुंच गई। रफीक ने उसके आते ही दुकान का शटर बंद कर दिया और मोनिका को दुकान के अंदर बने एक कमरे में ले गया। यह कमरा साफ सुथरा था। वहाँ कोने में एक दीवान पड़ा हुआ था, जिस पर बड़े पंडित जी
पहले से ही बैठे थे और शराब पी रहे थे। रफीक ने मोनिका को अपनी बाहों में भरना चाहा तो वह तुरंत छिटक गई और बोल्ड अंदाज दिखाते हुए बोली कि आज वह उन लोगों को मर्जाना वाला डांस दिखाएगी और फिर उनका मूड बनाएगी। यह मर्जीना वाला डांस कौन सा होता है भाई? वे दोनों एक आवाज में बोले तो मोनिका ने उन्हें बताया कि मर्जाना वाला डांस यानी वह डांस जो अली बाबा और 40 चोर नाम फिल्म में मर्जाना करती है। ऐसा कहने के साथ ही मोनिका ने अपना कुर्ता अपने बदन से अलग कर दिया और अंदर वह एक छोटी कुर्ती पहनी हुई थी, जिसे देखकर रफीक और बड़े पंडित जी मूड में आ गए और पागल से होने लगे। मोनिका अपने साथ एक मिनी स्पीकर लाई थी और उस पर महबूबा ओ महबूबा वाला गाना बजा दिया और अपनी कमर को सेक्सी अंदाज में लचकाने लगी। बीच बीच में वह किसी शाकी की तरह उन दोनों को शराब भी पिला देती थी। मोनिका का सेक्सी डांस देखकर रफीक से रहा नहीं गया और उसने मोनिका को पकड़ लिया और कुछ कहने लगा, पर मोनिका ने उसे पहले स्पीकर की ओर इशारा करके गाना बंद करने को कहा और फिर अपना कुर्ता पहनकर वापस रफीक के सामने आकर बैठ गई। अब बताओ कि क्या कहना चाह रहे हो? मोनिका ने शांत लहजे में पूछा तो रफीक और बड़े पंडित जी ने उससे कहा, नाच बहुत हुआ, अब तुम हमारा बिस्तर गर्म कर दो। मोनिका ने उनसे पूछा, तुम लोग किसी औरत की गंदी वीडियो क्यों बनाते हो? अरे तुम जैसी सेक्सी औरतों और लड़कियों को बेहोश करके हम पहले तो उनका रेप करते हैं और उसके बाद उनकी गंदी वीडियो अपने पास रख लेते हैं, जिसके बल पर हम बार बार उन औरतों का रेप करते हैं। शराब के नशे में बड़े पंडित जी ने सब कुछ बोले जा रहे थे। तो क्या मेरे अलावा और कोई भी आपके जाल में फंस चुकी है? मोनिका के इस सवाल के जवाब में रफीक ने कई लड़कियों के नाम गिनवा दिए, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा उस नाटक करने वाले धनुष की बहन के साथ आया था। बहुत कसावट भरी हुई थी वह। बड़े पंडित जी अपनी आंखों को सिकुड़ाते हुए बोले। मोनिका अचानक उठी। उसने अपना स्पीकर भी उठा लिया और उसके पीछे मोबाइल को उठाकर चल दी। रफीक और बड़े पंडित जी उसे रोकने लगे तो उसने गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम लोगों के खिलाफ सारे सबूत इस मोबाइल में आ चुके हैं, अब पुलिस ही तुम लोगों से बात करेगी। और इसके बाद मोनिका ने अंदर से बंद शटर को खोलने की कोशिश की, पर उससे भारी शटर नहीं खुला। पर अचानक किसी ने बाहर से हाथ लगाते हुए शटर खोल दिया। वो और कोई नहीं बल्कि धनुष ही था और उसके साथ ही पुलिस और न्यूज़ चैनल के पत्रकार। पुलिस ने पूरा हालात का मुआयजा लिया। मोनिका ने रफीक और बड़े पंडित जी पर ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण का आरोप लगाते हुए चोरी से बनाए गए उस वीडियो को मीडिया और पुलिस को सौंप दिया, जिसमें वे दोनों शराब के नशे में अपने गलत कामों की शेखी बखान रहे थे। पुलिस को मीडिया के दबाव में उन दोनों को गिरफ्तार करना पड़ गया था। धनुष और मोनिका का बदला पूरा हो गया था। भले ही मोनिका के साथ हुए रेप की बात फैल गई थी, पर कम से कम रफीक और बड़े पंडित जी अब किसी और लड़की की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकेंगे। कुछ दिन बीतने के बाद धनुष मोनिका के घर पहुंचा तो मोनिका उसे देखकर सहज भाव से मुस्कुरा दी और उसका बेटा आदिल धनुष के गले लग गया। धनुष ने मोनिका से उसकी तारीफ करते हुए कहा कि कितनी जल्दी तुमने डांस करना और मोबाइल से चोरी से वीडियो बनाना और दूसरी बातों को सीख लिया, जिसे सुनकर मोनिका के गोरे गालों पर शर्म की लाली दौड़ गई थी। मोनिका को मुस्कुराते देख
फौरन ही धनुष ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया, पर मोनिका चुप थी। धनुष मोनिका के चेहरे पर छाई खामोशी का मतलब नहीं समझ पा रहा था। उसने बेसब्री से कहा, तुम खामोश क्यों हो मोनिका? पगले इतना भी नहीं जानते कि औरत की खामोशी का मतलब ही उसका इकरार होता है। शर्माते हुए मोनिका ने कहा। तो धनुष ने भी खुशी से मोनिका के माथे को चूम लिया। ठीक उसी समय आदिल ने मोबाइल से उन दोनों की तस्वीर खींच ली। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।